इस युद्ध से रूस यूक्रेन की इन्हें कोई अपॉर्चुनिटी नजर आती है सर? मैं आपका पहले जो दूसरा सवाल है उसके बाद में पहले बोलूंगा। सर, आज तक किसी कांग्रेस ने, यूएस कांग्रेस ने $10 बिलियन की एड इकट्ठी देने का फैसला नहीं किया था। ये पहली बार हुआ है। पोलैंड ने सडनली $6 बिलियन के टैंक खरीदने का फैसला कर लिया है। अमेरिकन की इंडस्ट्री का तो वाह वाह हो गया है इस चक्कर में, इस लड़ाई में। उनका तो उनके लिए उनको तो जितना जितना पैसा बटोर रहे हैं वो तो पैसा, उनकी जो वो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी जो वहां से निकली थी अफगानिस्तान से, उसको वो अमेरिका में चाहते नहीं थे, वो हथियार लेके पहुंच जाएंगे, उनको यूक्रेन भेज दिया उन्होंने। तो ये आप देखा जाए तो ये तो अमेरिका के लिए तो ये बहुत फायदेमंद चीज हुई है लड़ाई, और ये लड़ाई चलती रहनी चाहिए, उनको तो सूट करता है। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि हम लोग फौज के लड़ाइयों के स्टूडेंट रहे हैं। हम लोगों ने लड़ाई को लड़ाई के हिसाब से पढ़ा है, सीखा है। हमारी लड़ाइयों में देखा जाए तो 1962 में एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, 99 में आप एलओसी के पार नहीं लड़ सकते थे। तो ऐसी लड़ाई होने से जो फौज का काम, लड़ने का तरीका है वो भिन्न हो जाता है। हम लड़ नहीं पाते हैं बिकॉज हमारे हाथ को पीछे से बांध दिया जाता है और बोलते हैं लड़ाई लड़ो, आपके हाथ पीछे से बंधे हैं। ये रशियन आर्मी के हाथ पीछे से बंधे हैं, बंधे हाथों से लड़ाई लड़ी जा रही है। अगर उन्होंने देखा जाए तो सीरिया में क्या किया था, राका में, होम में, एलिपो में पूरे शहर विध्वंस कर दिए। लिबिया में नेटो फोर्सेस ने क्या किया था, ट्रिपोली का पूरा शहर विध्वंस कर दिया। अफगानिस्तान में पूरे शहर के शहर नुकसान हो गया। यहां पे नहीं हुआ बिकॉज पुतिन ने क्या बोला था, यूक्रेन इज रशिया, रशिया इज यूक्रेन। पीपल, यूक्रेन के लोग मेरे लोग हैं, मेरे लोग यूक्रेन के लोग हैं। ये उसकी स्पीच है, ये उनका कहा है। तो उसने अपनी फौज के हाथ बांध कर बोला है आप लड़ो। ये लड़ाई का कोई सीमा नहीं है, 24 दिन, ये दो महीने की टाइम भी चल सकती है। इसको बंद करने के लिए तरीका सिर्फ डिप्लोमेसी से है। और मेरे विचार में डिप्लोमेसी इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि अभी चंद कुछ दिनों में कुछ इसका आगे बढ़ने की अंदेशा है कि कुछ होगा। और यह अच्छा होगा कि नेटो कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व ना हो। यूक्रेन नेटो कंट्री नहीं है। यूक्रेन में नेटो का इन्वॉल्व होना ये लड़ाई को बढ़ाता है। और मैं लास्ट बात ये कहना चाहूंगा, आप कह रहे थे लवीव में भी हमले होने शुरू हो गए हैं, पर लवीव में एक नेटो यूक्रेन पार्टनरशिप फॉर पीस ट्रेनिंग सेंटर है बहुत बड़ा। उस सेंटर में ये सामान बाहर से, पोलैंड से आ रहा है और लोग आ रहे हैं जिनको वो ट्रेन करके भेज रहे हैं लड़ने के लिए। उस सेंटर पे टारगेट करना एक नॉर्मल टारगेट है। मैं ये नहीं कहता कि लड़ाई होनी चाहिए, लड़ाई बंद होनी चाहिए, पर टारगेट्स को डिस्क्रिमिनेट तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है सर। सुशांत साहब, सर क्या आपको लगता है, बहुत छोटा सा सवाल, कि दुनिया सिर्फ तमाशबीन है, कोई भी रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए गंभीर नजर नहीं आ रहा? नहीं यार, मैं नहीं मानता दुनिया तमाशबीन है। मेरे ख्याल सारी दुनिया के ऊपर असर पड़ रहा है इस युद्ध का। हमारे ऊपर असर पड़ रहा है। सिर्फ हमारे नागरिक ही नहीं फंसे हुए थे, हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर असर पड़ रहा है, सारी दुनिया पे असर पड़ रहा है इस युद्ध का। तो पहली बात तो ये, हम तमाशबीन नहीं है। दूसरी बात ये कि देखिए, जो जनरल शर्मा कह रहे हैं उसमें थोड़ी सी मैं एक वजाहत कर दूं कि लवीव जो है वो एक लेजिटिमेट टारगेट है। भाई अगर आपने पूरे देश के ऊपर युद्ध थोप दिया है तो फिर ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ था कि लवीव के ऊपर वो अटैक नहीं करेंगे, वो सिर्फ पूर्वी यूक्रेन के ऊपर अटैक करेंगे। वो तो सारा का सारे यूक्रेन के ऊपर अटैक करेंगे। उद्देश्य क्या था इस युद्ध का जो पुतिन साहब ने शुरू किया? और मैं ये बात तो बड़े अदब से मैं अपने दोनों सीनियर कोलीग से डिसएग्री करूंगा। भाई ये कहना कि वो पुतिन बड़ी एक ह्यूमैनिटेरियन जंग लड़ रहे हैं, यार शहर के शहर आपने तबाह कर दिए, उनके लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को आपने पलायन करवा दिया, और आप कहते हैं भाई मैं तो आपसे बहुत प्यार मोहब्बत करता हूं, आपको मैंने जान से नहीं मारा इसलिए आप शुक्र मनाइए, मैं आपका बड़ा अच्छा दोस्त हूं। ये मुझे लॉजिक नहीं समझ आता फ्रैंकली स्पीकिंग। और अगर पुतिन साहब ने यह सोचा था कि मैं ये मानवीय तरीके से युद्ध लड़ूंगा और जीत जाऊंगा और अपने उद्देश्य पूरे कर लूंगा, तो फिर वो बहुत बड़े अहमक हैं। क्योंकि युद्ध तो युद्ध की तरह ही लड़ा जाना चाहिए। और अगर आपकी जो अजम्पशन थी कि हम जैसे यूक्रेन के अंदर घुसेंगे यूक्रेन ढेर हो जाएगा, तो फिर आपकी इंटेलिजेंस भी नहीं थी, या आपने इंटेलिजेंस इनपुट्स लिए नहीं, और आप अपनी दुनिया में अपने खाम ख्याल में खोए हुए थे, और आपने ये सोचा मैं जैसे ही अंदर जाऊंगा वैसे ही ये ढेर हो जाएंगे। वो नहीं हुआ। अब उसका जो दोष है वो सीधा का सीधा पुतिन साहब के मत्थे मड़ेगा।
ये इसमें मेरे ख्याल किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए पुतिन साहब भी अपना सर ओखली में दे चुके हैं। उसमें से कैसे निकालेंगे मुझे नहीं सब नजर आ रहा, क्योंकि या तो उनको सब कुछ मिलेगा या जेलेंस्की को सब कुछ मिलेगा। कोई बीच का रास्ता नजर नहीं आ रहा, जिस कगार पर यह युद्ध पहुंच चुका है। जनरल प्रसाद, अब आप इस युद्ध को, इसके समाधान को, क्योंकि 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, जेलेंस्की कह चुके हैं कि हम नेटो का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम बातचीत से ही इसका हल चाहते हैं। आपको क्या इसका सॉल्यूशन नजर आता है सर? जी अभी बताता हूं, लेकिन इससे पहले 2 बात और बताना चाहता हूं, क्योंकि अभी सुशांत सिंह साहब ने कुछ कहा। देखिए, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती कि देयर हैज बीन अ मैसिव अंडर एस्टिमेशन ऑफ द कैपेबिलिटीज ऑफ द एनिमी बाय द रशियन फोर्सेज। जब हम किसी युद्ध में जाते हैं तो एक एनिमी का हम एप्रिसिएशन करते हैं कि ये कितना इसकी ताकत है, कहां लड़ेगा, कहां स्ट्रांग है, क्या इसका वेपनरी है, क्या इसके लोग हैं, क्या इसकी मिलिट्री ट्रेनिंग है, क्या इसकी इंटेलिजेंस है, क्या इसकी प्रिपरेशन है। इसमें कहीं डेफिनेटली मेरे हिसाब से रशिया की चूक हुई है। दे हैव अंडर एस्टिमेटेड द एनिमीज कैपेबिलिटीज, और वो अपनी कैपेबिलिटीज को शायद उसके साथ मैच नहीं कर पाए। इस मारे जो ओरिजिनल प्लान था, जिसको समझते हैं कि 8, 10, 12 दिन में खत्म हो जाएगा, वो नहीं हो सका। यूक्रेन की फौजों ने अच्छी पिच्ड बैटल दी, काउंटर अटैक्स तक किए, जिस तरह से खबरें आती हैं। तो मुझे दिस इज डेफिनेटली अ सर्टन assumption that I am making today that there has been a very very poor estimation of the enemy। और लड़ाई को जीतने के लिए सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट होती है कि आप एनिमी का असेसमेंट सही करें। अगर आपने एनिमी का असेसमेंट सही कर लिया तो आपका प्लान अवश्य सक्सेस हो सकता है।